स्वागत आपका। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे अर्थव्यवस्था पर क्या दबाव पड़ता है, क्या भार आता है। और दूसरा, आज आपने ये खबर पढ़ी होगी कि 41% का रिकॉर्ड मुनाफा 20,000 करोड़ का इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को के पास है। तो जब ये ऑलरेडी इतने बड़े बड़े मुनाफे पे हैं तो ये कीमतें क्यों बढ़वा रहे हैं? देखिए, किसी भी देश की प्रगति जो है उसके लिए हम कुछ अलग अलग मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक ही मॉडल हो सकता है कि हमने अपने देश के अंदर जितने हमारे लोग हैं उनको इस तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना दिया है कि वो किसी भी तरीके की अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको हैंडल कर सकते हैं। हमारे देश में, जैसा अभी हमारी तरफ बीजेपी कह भी रही थी कि हम लोग 80 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हर तरीके से जिसको सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खाना भी है, गैस भी है। तो हमको उसके लिए कहीं ना कहीं से वो पैसा चाहिए। अगर वो मुनाफा जो इन कंपनियों में आ रहा है और वो मुनाफा हम किसी तरीके से अपनी सोशल स्कीम्स की तरफ रूट कर रहे हैं तो शायद हमारे लिए ऐसा मुनाफा ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरी तरफ भी है, दूसरी बात भी है। पॉपुलेशन है हमारी 140 करोड़, 80 करोड़ को तो ये मिल गया, लेकिन इसके बाद जो बाकी 60 करोड़ है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं। वो कमा तो रहे हैं, शायद इधर से उनको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनके लिए ये जो 7.5% इस वक्त के करीब इस वक्त जो कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ साथ जिस तरीके की महंगाई बढ़नी है, क्योंकि पेट्रोल से हर तरीके की महंगाई बढ़ती है, डीजल से हर तरीके की महंगाई बढ़ती है। हमारे पास एग्रीकल्चर में जो ग्रेन्स हैं, जितनी भी हमारी उत्पाद हैं, उन सब के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल में जितना भी हम इकॉनमी इस वक्त चला रहे हैं उसमें से मेजर इकॉनमी हमारी पेट्रोल इकॉनमी है। वो चाहे टेक्सटाइल्स में चले जाएं तो वो भी पेट्रोलियम जो है बाई प्रोडक्ट से बन रही है। हम एग्रीकल्चर में चले जाएं तो हमारी जितने फर्टिलाइज़र हैं वो भी जो है पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से आ रहा है। हम किसी भी तरीके की जो फर्नीचर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा फर्नीचर आज लकड़ी तो है नहीं, वो भी किसी न किसी तरीके का पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी पेट्रोलियम के अभाव में जिनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, इस वक्त सिर्फ कीमतें नहीं हैं, पेट्रोल एज इट इज़ भी है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं। जो आप अभी हार्मूज की बात कर रहे थे, आज अभी जो हम लोगों के यहाँ मीटिंग हुई, दिल्ली में हुई, उसमें कहा गया कि हमारे पास 78 दिन के पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, माने हम 5 या 6 अगस्त तक के पेट्रोलियम रिजर्व्स अपने पास इस वक्त रख रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा गया कि एग्रीकल्चर में जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन क्या उसके बाद और उसके आगे हम अपने आप को कैसे देखते हैं? तो ये पूरे का पूरा एक परिवेश और वो जो पर्सपेक्टिव है, उन दोनों को हमको समझना पड़ेगा कि हमारा इस वक्त करंट स्ट्रक्चर क्या है। तो भारत के लिए हम खुद तो पेट्रोल बना नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल हमारे पास बाहर से आ रहा है और जहां से भी पेट्रोल आ रहा है वो अभी आने की चीजें हमको बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं दे रही। स्पष्टता तो नहीं है क्योंकि हार्मूज तो अभी बंद पड़ा हुआ, अभी भी बंद पड़ा है। और एक चीज है जो अभी डॉक्टर करोरी सिंह जी ने बताई कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति भारत दौरे पे आ रहे हैं। जी, मुझे लगता है ये दौरा बेवजह तो होगा नहीं। मुझे लगता है ऐसा कि कुछ ईंधन का कोई बड़ा समझौता भारत और वेनेजुएला के बीच हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये होगा हमारे पास फिर वो 78 दिन प्लस जो है वो कितने दिन होंगे उसकी एक रिक्वायरमेंट है। हमारा तो पूरे का पूरा प्रोडक्शन तकरीबन 44-45 दिन लगता है वेनेजुएला से भारत, तो ये 55 दिन लग रहे हैं। लेकिन जब से आए उसके बाद रिफाइनिंग हो और हम उसको प्रोडक्ट को मार्केट में हम जो है लॉन्च कर सकें। और करोड़ी सिंह जी कह ही रहे थे कि अभी रशिया से हमारे पास एक बीच में प्रश्न चिन्ह है जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि रशिया से हमारे पास कैसे आ रहा है और हम उसे कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं पेट्रोल को। जी, ओके, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ बने रहिए।